7,33,200 करोड़। बॉस, हमारी जो लार्सन एंड टुब्रो है एल&टी वाले, उनका ऑर्डर बुक इस वक्त जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये इतना ज्यादा बड़ा है। 3.5 साल का रेवेन्यू ऑलरेडी साइन सील कंफर्म्ड। मैनेजमेंट इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी ग्रोथ को लेकर के कि उन्होंने खुद जो गाइडेंस दिया है 10% का, देयर इज फुल चांस कि उसको एक्सीड कर सकते हैं। ये बात सुन करके एनालिस्ट खुश हैं, चार्ट्स ऊपर जा रहे हैं और मीडिया से लेकर इन्वेस्टर कॉल्स तक हर जगह एक ही थीसिस चल रही है कि एल&टी इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर बूम का सबसे बड़ा, सबसे सेफ प्रॉक्सी है। लेकिन बॉस, यहीं पे मैं एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो 7.33 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक है, इसमें से कितना एक्चुअल में एल&टी की एग्जीक्यूशन स्किल पे डिपेंड करता है और कितना सऊदी अरेबिया के नेशनल बजट पर? क्योंकि भाइयों बहनों, एक बात को जरा ध्यान से समझो, एक ऐसी बात है जो कि लोग ओपनली उतना समझते नहीं है। और जो लोग कहते भी है ना कि बॉस वो अर्निंग्स कॉल के फुटनोट में देखो 2 वर्ड्स ऐसे लिखे हुए जिससे कुछ और मतलब निकलता है, वो वाला एंगल आज हम यहाँ पे प्रॉपर्ली देखने वाले हैं। देखो, पहले एक चीज को जरा ठीक से स्वीकार कर लो, एल&टी का ग्रोथ स्टोरी सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है। कंपनी का एक सब्सटैंशियल हिस्सा एनर्जी सेगमेंट, हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल ईपीसी वर्क, वो मिडिल ईस्ट पे हेवीली डिपेंड करता है। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, यहाँ से एल&टी के लिए काफी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं। रिफाइनरीज, गैस के प्रोसेसिंग प्लांट्स, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि FY25 में 20% के ग्रो हुए हैं, FY26 में 30% से ग्रो होने का मैनेजमेंट का अपना प्रोजेक्शन था। ये सर्ज एक स्पेसिफिक ग्लोबल साइकिल के साथ परफेक्टली कोरिलेट करता है। अभी ये जरा समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि बॉस, इन मिडिल ईस्टर्न देशों का पैसा कहां से आता है और कब मिलता है इस कंपनी को। तो दोस्तों, यहीं पे आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं हम फिस्कल ब्रेक इवन प्राइस। सिंपल हिंदी में समझो, वो मिनिमम तेल का दाम जिस पर सऊदी अरेबिया या फिर यूएई अपना नेशनल बजट बैलेंस कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारे घर का बजट होता है, एक मिनिमम मंथली सैलरी हमें चाहिए जिससे हमारा घर के सारे खर्चे चल जाते हैं। उसके ऊपर कुछ आता है तो बस फिर होते हैं शुरू खर्चे, जिसके ऊपर हम थोड़े ईएमआई पे हम लोन भी ले लेंगे, बच्चों को थोड़े बेटर स्कूल में भी डाल देंगे, हम नॉर्मल जींस की जगह लिवाइस की जींस भी पहनना शुरू कर देते हैं। हर चीज शुरू हो जाती है। जीसीसी के जो हमारे देश हैं, जो गल्फ वाले, उनका ये जो फिस्कल ब्रेक इवन का नंबर है यूजुअली आपका $75 to $85 पर बैरल के बीच में रहता है। मतलब जब जब क्रूड इस लेवल से ऊपर जाता है तो उनके लिए पोजीशन बड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। उनके सोवरेन वेल्थ फंड्स के पास पैसा बरसने लग जाता है, बाढ़ आ जाती है पैसे की, और ये पैसा जो होता है वो उसके ऊपर खाली नहीं बैठते, उसको इमीडिएटली डिप्लॉय करना शुरू कर देते हैं। ऐसे उड़ाते हैं वो लोग। अब एक एग्जांपल ले लो, सऊदी अरेबिया का एक प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं नियोम, एक $500 बिलियन का प्लांट सिटी जो कि लिटरली डेजर्ट में बन रहा है। और ये एक प्रोडक्ट है एक एलिवेटेड क्रूड प्राइस का। यूएई की रिफाइनरी एक्सपेंशन, कतर की एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर, कुवैत के इंडस्ट्रियल जोन्स, सब कुछ क्रूड के सरप्लस की औलादे हैं। और हमारे जो एल&टी है, हमारे इंडिया वाले, ये लोग अपने प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड और रिलायबल एग्जीक्यूशन की रेपुटेशन के साथ ये जो अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इनके लिए वन ऑफ द डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्टर्स बन जाते हैं। तो जो 20% ग्रोथ ये FY25 में बोल रहे थे और FY26 के लिए जो 30% की प्रोजेक्टेड ग्रोथ थी, ये इंडिया की जीडीपी ग्रोथ से उतना कोरिलेटेड नहीं है, ये पेट्रो डॉलर की साइकिल से भी कोरिलेटेड है। अभी मैं एक सवाल सीधा सीधा यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, अगर क्रूड के प्राइसेस नीचे आए तो क्या सिर्फ नए ऑर्डर्स बंद होंगे या फिर कुछ और भी बंद होगा? थोड़ी देर में इसको जरा ध्यान से समझेंगे। पहले इसकी फाउंडेशन को जरा डिकोड करते हैं। एल&टी इन सब सेगमेंट्स में जो भी काम करता है उसे ईपीसी कहते हैं, मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। मतलब एल&टी सिर्फ डिजाइन नहीं बनाता है, वो एक्चुअल सामान भी खरीदता है, पाइप्स, स्टील, स्पेशलाइज्ड मशीनरी, बल्क मटेरियल, सब कुछ। और फिजिकल कंस्ट्रक्शन भी वही करता है। अपने काम वाले, अपना सुपरविजन, अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सब कुछ इनके अंडर है। एक बड़े मिडिल ईस्ट के प्रोजेक्ट पे एल&टी के पास हजारों वर्कर्स होते हैं साइट पे, क्रेन्स और हेवी इक्विपमेंट भी रेंट पे लिए जाते हैं। स्पेशलाइज्ड सब कॉन्ट्रैक्टर्स को एडवांस मिलता है काम शुरू करने से पहले, सब कुछ खरीदना पड़ता है पहले, रखना पड़ता है, साइट पे पहुंचाना पड़ता है, सब कुछ प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले। और क्लाइंट से पेमेंट कब मिलती है? माइलस्टोन्स पे। जब 30% प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो ये लो इतना पेमेंट, 60% हुआ ये लो और पेमेंट, 100% हुआ ये लो और पेमेंट। प्रोजेक्ट हैंड ओवर पे जाके फाइनल सेटलमेंट होता है। ये सिस्टम तब तक परफेक्टली काम करता है जब तक क्लाइंट आपका टाइम पे पेमेंट करता रहे। 2014 क्रूड के जो प्राइसेस हैं वो $110 पर बैरल से क्रैश होके आ गए थे $30 पर बैरल पर। अब जीसीसी की जो हमारी गल्फ वाली गवर्नमेंट्स हैं, उनके पास अचानक से रेवेन्यू की बहुत ज्यादा तंगी हो गई थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने मार्की पब्लिकली अनाउंस जो प्रोजेक्ट थे उनको कैंसिल नहीं किया, रादर उनको डिले करना शुरू कर दिया। बोल दिया कि इसको अभी के लिए हम कर्टेल कर रहे हैं, इसको हम फेजेस में पूरा करेंगे। रिजल्ट क्या होता है कि बॉस, जो इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, सबका बिजनेस जाने लग गया था। ये सब पहले भी हुआ है। और अगर दोबारा ऐसा कभी होता है कि बॉस क्रूड के रेट ज्यादा गिरते हैं तो ये दोबारा ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब जरा आप ही सोचो, अगर ऐसे दोबारा होता है तो जो 30 डेज में पेमेंट आनी होती है वो अगर साइकिल आपकी 90 डेज की हो गई, फिर 180 डेज की हो गई, कुछ केसेस में एक साल तक भी चले जाती है, उससे ज्यादा भी हो जाती है।
बॉस कॉन्ट्रैक्टर की क्या हालत होगी। आप जरा सोचो, एल&टी जैसी कंपनी जो कि वर्कर्स को मैनेज कर रही है, रेंट पे इतना इक्विपमेंट लेके आ रही है, इतने सारे मेंटेनेंस का काम कर रही है, बॉस साइट पर काम रुक गया, पैसा नहीं आ रहा है, एल&टी इन सब की पेमेंट कैसे करेगा? ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बॉस रेप्यूटेशन की धज्जियां उड़ने का रिस्क रहता है, और इसको बॉस क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स परगेटरी। और ये थ्योरेटिकल नहीं है। 2014 की अभी हमने जो बात करी, उस समय बड़े बड़े मिडिल ईस्ट की ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स ने मैसिव इम्पेयरमेंट चार्जेस लिए थे। कुछ छोटे सब कॉन्ट्रैक्टर्स तो बैंकरप्ट भी हुए थे। कुछ चाइना के प्लेयर्स भी थे जिनकी बॉस धज्जियां उड़ गई थी, और बड़े बड़े प्लेयर्स ने कई क्वार्टर्स अपने वर्किंग कैपिटल क्रेडिट लाइंस पे सर्वाइव किया था। अब जरा एक सिंपल सी एनालॉजी की यहाँ पे आप समझो, एक बिल्डर है जिसने 500 फ्लैट बेच दिए, बायर से उसने 80% एडवांस ले लिया, कंस्ट्रक्शन पूरी स्पीड से शुरू है। अब अचानक से सीमेंट, स्टील और लेबर सब कुछ महंगा हो गया है, तो जो बिल्डर है उसके पास रिकॉर्ड बुकिंग्स तो है, लेकिन अब उसके पास कैश की क्राइसिस आ जाती है कि वो तो 80% पैसा ऑलरेडी ले चुका है और उसमें अब काम हो नहीं पाएगा। तो टेक्निकली उस समय तो देखो वो लोगों को बहुत ही सक्सेसफुल बिल्डर दिखाई देगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो बॉस डूबने के बिल्कुल कगार पे आ जाता है। यही होता है ईपीसी कंपनीज के साथ ऑयल के डाउन साइकिल में। और इस साल अभी एल&टी ने खुद अपनी अर्निंग्स कॉल में एक्नॉलेज किया है कि ओवरसीज मार्केट में सम चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं। सम चैलेंजेस, ये कॉर्पोरेट लैंग्वेज है। इस फ्रेज का पूरा ट्रांसलेशन क्या होता है कि बॉस पेमेंट्स टाइट हो रही हैं, कलेक्शन साइकिल स्ट्रेच हो रही हैं, वर्किंग कैपिटल पे स्ट्रेस आ रहा है, और ये तब हो रहा है जबकि क्रूड के रेट्स अभी एलिवेटेड हैं। सोचो अगर क्रूड जेन्युइनली क्रैश करे, $60 $50 की रेंज में आ जाए, जब ईरान वाली पूरी सिचुएशन सॉल्व हो जाती है, तब बॉस होगा क्या? एक और बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। और यहीं पे एक और लेयर है जो कि मेरे प्रेफर्ड एंगल है। लोग सोचते हैं कि इक्वेशन बड़ी सिंपल है, क्रूड ऊपर जाएगा तो एल&टी के लिए अच्छा है, क्रूड अगर नीचे आएगा तो बुरा है। लेकिन ये इक्वेशन कंप्लीटली इनकम्प्लीट होती है। क्रूड जब 90, 100, $110 पे पहुंचता है ना, तब एल&टी को नए ऑर्डर्स मिलते हैं, ये सच है। लेकिन उनके पुराने कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, जो ऑलरेडी साइंड है और एग्जीक्यूशन में है, वो टिपिकली फिक्स प्राइस होते हैं। मतलब एल&टी ने 3 साल पहले जो रिफाइनरी का कॉन्ट्रैक्ट लिया था 5,000 करोड़ में, उस वक्त डीजल की कॉस्ट एक रेट थी, ओशन फ्रेट का एक रेट था, ऑन साइड मशीनरी का भी फ्यूल का एक रेट था। एंड बॉस अभी क्रूड रेट जब ऊपर चला गया तो डीजल महंगा हो गया, फ्रेट महंगा हो गया और हर चीज महंगी हो गई है। लेकिन एल&टी को उसी 5,000 करोड़ में वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। रिकॉर्ड नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स पे मार्जिन स्क्वीज भी हो रहे हैं। और यहीं पे आती है प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं प्रॉफिटलेस ग्रोथ। रेवेन्यू चार्ट पे ऊपर जाएगा लेकिन प्रॉफिट उतना ऊपर नहीं बढ़ता है। ऑर्डर बुक बड़ी इंप्रेसिव लगती है, लेकिन एक्चुअल कैश जनरेशन जो होती है वो पेनफुल हो सकती है। दोस्तों मेरे हिसाब से यही है वो हिडन रिस्क, जो कि 7.33 लाख करोड़ की जो हेडलाइन नंबर है, जो इतना बड़ा वाला हमारा ऑर्डर बुक है, उसके नीचे दब जाता है। और ज्यादातर लोग इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करते हैं। कुछ लोग इस पॉइंट से डिसएग्री कर सकते हैं। वो कहेंगे कि एल&टी के कॉन्ट्रैक्ट्स में एस्केलेशन क्लॉजेस होते होंगे, जिनके थ्रू इनपुट कॉस्ट के अगर स्पाइक होते हैं तो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। और पार्शियली वो बात सही भी है, लेकिन कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स में ये सब होता है। हर जगह ये सब नहीं होता है। जहां पे नहीं होता है वहां पे भारी नुकसान होने का चांस रहता है। तो दोस्तों जरा कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है, पूरा पर्सपेक्टिव कैसे चलता है? मैं जेन्युइनली सुनना चाहूंगा। बट अभी के लिए मेरा जो फाइनल आंसर है मैं आपको वो बताता हूँ। एल&टी है क्या? वो एक डोमेस्टिक हाईवेज, मेट्रोज, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग या फिर पावर ट्रांसमिशन या फिर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स करने वाला ये एक जेन्युइन इंडिया का सक्सेस स्टोरी है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी है। लेकिन इसका इंक्रीजिंगली लार्जर हिस्सा एक आ रहा है आपका हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट से, ओवरसीज एनर्जी मैंडेट से, मिडिल ईस्ट के ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट से। वो ओपेक के डिसीजंस पे चलता है, सऊदी अरेबिया के फिस्कल कैलकुलेशंस पे चलता है, एक बैरल क्रूड का प्राइस ऊपर नीचे जो होता है उसके ऊपर चलता है। ये ऑटोमेटिकली बुरा नहीं है। अगर तुम क्रूड पे बुलिश हो तो एल&टी एक्चुअल में एक अच्छा लेवरेज प्ले बन सकता है। लेकिन अगर तुम एल&टी को इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का एक प्रॉक्सी समझते हो तो बॉस शायद आप अपने आप को ओवरस्ट्रेच कर रहे हो, क्योंकि जितना एल&टी आज इंडिया के बारे में है उतना ही एल&टी का बिजनेस आज के बाहर से भी आता है। और इस पूरी स्टोरी के एक सिग्निफिकेंट चंक एक्चुअली ओपेक की नेक्स्ट मीटिंग के आउटकम पे भी डिपेंड करता है। ये अवेयरनेस, सिर्फ ये एक अवेयरनेस आपके, हमारे, हम सब की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस पूरी स्टोरी का एक और एंगल है जो कि अभी बाकी है, डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल स्प्लिट का एग्जैक्ट ब्रेकडाउन। कौन से स्पेसिफिक एल&टी के सेगमेंट्स में क्रूड सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और कौन से जेन्युइनली इंडिया ड्रिवन है, और कहां एक्चुअल एग्जीक्यूशन मोड है जो कि साइकिल प्रूफ हो जाती है। वो ब्रेकडाउन अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बॉस अपने आप में बहुत बड़ा डीप डाइव बनता है और वहां पे अच्छे से आपको मैं बता पाऊंगा। अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। आप देख रहे हो ग्रो एज और मैं हूं जयंत मुंद्रा। मिलते हैं अगले डीप डाइव में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.